Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. चलिए आज हम लोग प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के 12वें लेक्चर पे बात करेंगे। इससे पहले हम लोग 11 लेक्चर कर लिया है। चैनल के प्लेलिस्ट में आपको वो सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। इससे पहले मेंडल का कंसेप्ट यानी कि मेंडेलियन कंसेप्ट, पोस्ट मेंडेलियन कंसेप्ट के बारे में, अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा जो रीडिस्कवर किया गया मेंडल का कंसेप्ट उसके बारे में, इसके अलावा इंट्राजेनिक, इंटरजेनिक और अलग अलग तरह के इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया है। आज हम लोग प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस को शुरू करेंगे। इसके पहले आप ये समझिए कि क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस, इसके अलावा लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, मेंडेलियन डिसऑर्डर, इन सारे टॉपिक्स को मॉडर्न जेनेटिक्स के अंडर में कवर किया जाता है। और आज हम लोग जो शुरू करेंगे, ये टॉपिक आपका बना हुआ प्रिंसिपल ऑफ चैप्टर्स बना हुआ है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, लेकिन ये सारा टॉपिक क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस, इसके अलावा लिंकेज, इसके अलावा मेंडेलियन डिसऑर्डर और इसके अलावा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, ये सारा का सारा डिसऑर्डर आपको, या फिर क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस, लिंकेज, रिकॉम्बिनेशन, ये सारा हम लोग मॉडर्न जेनेटिक्स के अंडर में पढ़ते हैं। तो आज का हम लोग का जो सबसे पहला टॉपिक है क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस, इसको शुरू करते हैं। देखते हैं किस तरह से क्या कहा गया इस थियरी ऑफ इनहेरिटेंस में। तो सबसे पहले ये थियरी जो है ये दिया किसके द्वारा गया, इसको समझिए। तो सबसे पहले क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस ये दिया गया था सटन और वॉवेरी के द्वारा। सटन एंड वॉवेरी, सटन एंड वॉवेरी के द्वारा ये थियरी जो है ये क्या हुआ था, दिया गया था। कब दिया गया था? तो 1902। इस समय में बहुत ज्यादा पुराना थियरी नहीं है, इसलिए इसको मॉडर्न जेनेटिक्स के अंडर में रखा जाता है। इसका ये कारण भी है कि रिसेंट एक्टिविटी यानी कि रिसेंट जो डिस्कवरीज है उसी के बेस पर इस थियरी को जो है दिया गया है। ध्यान देंगे जरा। इन 1933 टी.एच. मॉर्गन कन्फर्म दैट फाइंडिंग ऑफ सटन एंड वॉवेरी। सटन और वॉवेरी इस थियरी को पहले दिए, लेकिन उसके बाद जो इसका फिजिकली प्रूव है वो 1933 में टी.एच. मॉर्गन के द्वारा जो है दिया गया। He was the first to associate a specific gene with a specific chromosome। सबसे पहले टी.एच. मॉर्गन के द्वारा ही 1933 में ही ये कहा गया था कि किसी भी एक क्रोमोसोम पर हमेशा क्या होता है कि एक स्पेसिफिक जीन प्रेजेंट है जो क्या करता है, कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है। ये हम लोग सेल चैप्टर से ही जान रहे हैं। ध्यान दीजिए इधर जरा। अगर आपको बताया जाए कि ये एक सेल है, ये एक सेल है, इस सेल के नीचे क्या होगा, न्यूक्लियस। सेल के नीचे क्या होगा, न्यूक्लियस। यहां ध्यान देंगे, ये रहा आपका न्यूक्लियस, ठीक है। इस न्यूक्लियस के नीचे, इस न्यूक्लियस के नीचे जो है, अब हम लोग जरा यहां बनाते हैं, इस न्यूक्लियस के नीचे हम लोगों को क्या मिलेगा, क्रोमोसोम मिलेगा। और ये जो क्रोमोसोम है ये किससे बना हुआ है, डीएनए और प्रोटीन से, हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर के बना हुआ है। अब देखिए जरा कि यहां पर अगर आप इस क्रोमोसोम को खोले, इनफोल्ड करें, तो आपको कुछ इस तरह का जो स्ट्रक्चर है वो आपको देखने के लिए मिलता है। अब देखिए कि इस डीएनए का जो फंक्शनल यूनिट है उसको हम लोग क्या कह देते हैं, जीन। बात कुछ समझ में आई क्या कहे? सेल में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के नीचे क्रोमोसोम मिल रहा है, क्रोमोसोम के नीचे जो है क्या है, क्रोमोसोम के नीचे डीएनए है, और डीएनए के फंक्शनल यूनिट को क्या कहे, जीन कहे। तो ये जो टी.एच. मॉर्गन का कहना ये था कि एक किसी भी क्रोमोसोम पर कोई स्पेसिफिक जीन जो है वो क्या होगा, प्रेजेंट होगा। बात समझ में आई क्या कहे? चलिए आगे बढ़िए जरा। इसके बाद क्या कहा गया, इट स्टेट दैट जीन आर लोकेटेड एट अ स्पेसिफिक लोकाई ऑन द क्रोमोसोम
and it is the chromosomes which segregate and assort independently during meiosis and recombine at the time of fertilization in the zygote. क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस यही कहता है, क्या कहता है? तो ये सारा जो जीन है वो एक स्पेसिफिक लोकेशन पे होगा, अपना अपना सेपरेट होगा, अलग अलग होगा। बात समझ गए? और उसके बाद ये होता क्या है कि जब फर्टिलाइजेशन होगा तो मदर का और जो फादर का क्रोमोसोम है वो आपस में क्या होगा? अटैच हो जाएगा, जुड़ जाएगा, नेक्स्ट जनरेशन में पहुंचा। और फिर जो जनरेशन आया, जो नया फीटस का फॉर्मेशन हुआ है, वो फीटस जब आगे फिर उसमें गैमेट का फॉर्मेशन होगा तो फिर वो क्या होगा? सेपरेट हो जाएगा, सेग्रीगेट हो जाएगा। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यही कहता है। क्या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है? कि जीन सारा जो गैमेट है वो क्या होगा? जब गैमेट का फॉर्मेशन होगा तो सारा जो एलील्स है, जीन है, वो सेपरेट हो जाता है। फर्टिलाइजेशन के समय वो फिर से क्या होगा? कंबाइंड हो जाएगा। और फिर जब आगे गैमेट का फॉर्मेशन होगा तो फिर से वो क्या होगा? सेपरेट हो जाता है। बात समझ गए? तो ये सारा कहानी है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाला ही कहानी यहां कहा गया है। ध्यान देंगे, फिर से एक बार सुनेंगे क्या कहा गया। इट स्टेट दैट जीन्स आर लोकेटेड एट ए स्पेसिफिक लोकाई ऑन द क्रोमोसोम। एक स्पेसिफिक लोकेशन पर है सारा जीन। And it is the chromosome which segregate and assort independently during meiosis. meiosis के समय ये क्या होगा? अलग हो जाएगा। and recombined at the fertilization. बात समझे? और फर्टिलाइजेशन के समय क्या होगा? मिल जाएगा। और उसके बाद आगे इन द जायगोट में मिला हुआ रहेगा। फिर वो जायगोट आगे एम्ब्रियो, आगे फीटस का फॉर्मेशन करेगा। और फिर उसके बाद जब क्या होगा? न्यू बेबी का फॉर्मेशन होगा, उसका गैमेट बनेगा। तो गैमेट बनाते समय फिर ये क्या होगा? सेपरेट हो जाएगा। बात समझ में आई? तो ये कहानी है किसका? क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस का मेन जो पोस्टुलेट है वो यही है। हम लोग जरा इसका सैलिएंट फीचर देखेंगे, जिसको साइलेंट फीचर भी कहते हो, ठीक है, कि क्या क्या इसका क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस का क्या क्या साइलेंट फीचर्स है। चलिए आगे हम लोग देख रहे हैं जरा सैलिएंट फीचर्स क्या क्या है क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस का। तो सबसे पहला क्या कहता है कि गैमेट कॉन्स्टिट्यूट ब्रिज बिटवीन जनरेशन। गैमेट जो है ये क्या कर रहा है? ब्रिज का फॉर्मेशन कर रहा है। क्या सीधा सा बात ये है कि गैमेट है तो वही गैमेट ना कैरेक्टर्स को क्या कर रहा है? जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर कर रहा है, एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन, फिर वहां से नेक्स्ट जनरेशन। तो गैमेट के ही कारण हो रहा है। तो गैमेट क्या कर रहा है? कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है किस चीज का? तो फॉर्मेशन कर रहा है ब्रिज बिटवीन जनरेशन टू जनरेशन या वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। इसके बाद दूसरा कहा जा रहा है बोथ स्पर्म एंड ओवम कंट्रीब्यूट इक्वली इन हेरिडिटी। ये सब कोई नया बात नहीं, ये सब हम लोग जान रहे हैं पीछे से, ह्यूमन जो रिप्रोडक्शन पढ़े वहीं से सब कुछ हम लोग जान रहे हैं कि जो मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवम है वो दोनों हेरिडिटी में क्या कर रहा है? इक्वली पार्टिसिपेट कर रहा है। अभी हम लोग पीछे सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़े हैं, वहां देखे थे क्या कि वहां पर क्या था कि मेल का स्पर्म फीमेल का ओवम दोनों क्या होता था? इक्वली पार्टिसिपेट कर रहा था किसमें? सेक्स के डिटर्मिनेशन में। इसके बाद देखिए जरा यहां पर स्पर्म प्रोवाइड न्यूक्लियर पार्ट। हाँ ये बात जरा समझिए जरा कि हम लोग पीछे जब ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे तो वहां हम लोग देखे थे कि अगर मान लेते हैं कि ये ओवम है, ये अगर मान लेते हैं क्या है? ओवम है, तो यहां पर अगर कोई स्पर्म आता है, कोई अगर स्पर्म आता है तो ये इस स्पर्म का केवल यही वाला जो पोर्शन है यही ना यूज का है स्पर्म का, ये सारा एक्रोसोम यहाँ पे टूट ही जाता है। यहां पर इसको तोड़ने में, इसके लेयर को तोड़ने में ये वाला हट ही जाता है, ये वाला टूटेगा तभी ये जो न्यूक्लियस है ये बाहर आएगा। यानी कि टोटल मिला के क्या है कि स्पर्म का या ओवम का केवल स्पर्म अपना केवल क्या करेगा? न्यूक्लियस जो है वो क्या करेगा? यहां पर दे देगा, कहानी खत्म। यही था। दूसरा जो ओवम है वो क्या होगा कि फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम न्यूक्लियाई, यानी कि स्पर्म का जो न्यूक्लियस है वो यहां से निकल करके ओवम के न्यूक्लियस में क्या करेगा? इंटर करेगा। और इंटर करने के बाद ये क्या करता है? यहां पर आकर के इस दोनों का हो जाएगा फ्यूजन और यहीं से ये क्या करेगा? आगे का जो प्रोसेस है वो चलेगा। बात समझ गए?
चलिए आगे बढ़िए, नंबर 3 में हम लोग आते हैं। तीसरा जो कंडीशन है वो क्या है? न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम, देयरफॉर क्रोमोसोम मस्ट कैरी द हेरिडिटरी ट्रैक्ट्स। यानी कि हम लोग यहां क्या लिखेंगे? नंबर 3 में हमारा है कि क्रोमोसोम कंटेन क्या कह रहा है? क्रोमोसोम कंटेन हेरिडिटरी कैरेक्टर। कहोगे कैसे? तो यहां तुरंत अभी देखे कि ये रहा न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस का ये क्रोमोसोम, और इस क्रोमोसोम में डीएनए, और डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, ये हम लोग पहले से जानते हैं। तो क्रोमोसोम ही क्या कर रहा है? हेरिडिटरी कैरेक्टर को कंट्रोल करके रखने का काम कर रहा है। बात समझे? चलिए आगे बढ़िए जरा। इसके बाद नंबर 4 में हमारा जो 4 नंबर चौथा जो इसका सैलिएंट फीचर है वो क्या कहता है? इसको समझिए। चौथा नंबर जो थ्योरी है वो कह रहा है, एवरी क्रोमोसोम और क्रोमोसोम पेयर हैज अ डेफिनेट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। समझ गए? एवरी क्रोमोसोम हैव डेफिनेट रोल। यहां भी देखिए, समझिए जरा। एवरी क्रोमोसोम have definite role in heredity जितना भी क्रोमोसोम है 23 पेयर, उस सब में क्या है? सभी का अपना एक स्पेसिफिक रोल है। आगे हम लोग जब ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर का चर्चा करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर एक क्रोमोसोम ज्यादा हो गया तो भी दिक्कत, एक क्रोमोसोम कम हो गया तो भी दिक्कत, एक क्रोमोसोम का अगर एक आर्म गायब हो गया तो भी दिक्कत। बात समझ गए? हर जगह प्रॉब्लम है। अगर जरा सा भी क्रोमोसोम इधर उधर हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो क्या होगा कि क्रोमोसोम जो है, अगर क्रोमोसोम में जरा सा भी दिक्कत हुई तो वो क्या होगा कि डिजीज का जो है फॉर्म ले सकता है, डिजीज के रूप में परिवर्तित हो सकता है। तो ये है इसका चौथा कहा जा रहा है, एवरी क्रोमोसोम और क्रोमोसोम पेयर हैज अ डेफिनेट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। लॉस of a complete or part of the chromosome produced a structural and functional deficiency in the organism। इस क्रोमोसोम में से अगर ये पूरा क्रोमोसोम गायब हो जाए तो भी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल डिफिशियंसी हो सकता है। आधा गायब हो जाए, ये वाला मान लेते गायब हो गया, ये वाला, तो भी क्या हो सकता है? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल डिफिशियंसी वहां देखने के लिए मिल सकता है। कहोगे कैसे? तो इस क्रोमोसोम के इस पार्ट में जो डीएनए होगा वो भी तो गायब होगा इसके आर्म के साथ, तो वो गायब हुआ तो कैरेक्टर पूरा का पूरा थोड़ी ना आ पाएगा। बात समझे? चलिए आगे बढ़िए। इसके बाद क्या कहा जा रहा है? लाइक द हेरिडिटरी ट्रैक्ट्स द क्रोमोसोम रिटेन देयर नंबर, स्ट्रक्चर एंड इंडिविजुअलिटी। अगला क्या कह रहा है? क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस का अगला पॉइंट है, क्रोमोसोम रिटेन देयर मतलब क्या? बचा करके रखता है। नंबर 5 में है क्रोमोसोम रिटेन देयर स्ट्रक्चरल फंक्शन एंड इंडिविजुअलिटी। नंबर स्ट्रक्चर एंड इंडिविजुअलिटी मतलब क्या? कि जनरेशन क्या हुआ? बदला। तो इसका मतलब ये नहीं कि क्रोमोसोम का जो नंबर है या जो इसका स्ट्रक्चर है या जो इसका इंडिविजुअलिटी है वो बदल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्रोमोसोम अपना सारा कुछ क्या करता है? कंट्रोल करके, मतलब बचा करके, रिटेन करके क्या करता है? रखता है थ्रू आउट द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड फॉर्म जनरेशन टू जनरेशन। जब तक वो आदमी जिंदा है या अगर उसका कैरेक्टर अगर उसके अगले जनरेशन में भी चला गया ना तो वहां भी ये सब नहीं बदलेगा। यही बात क्या कर रहा है क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस का अगला पॉइंट। बोथ क्रोमोसोम एज वेल एज जीन अकर्स इन पेयर्स इन अ सोमैटिक और डैप्लॉइड सेल। यानी कि हम लोग यहां लिख देते हैं क्रोमोसोम अकर्स इन पेयर, क्रोमोसोम अकर्स इन पेयर, क्रोमोसोम
अकर्स इन पेयर, यानी कि क्या होगा कि जो क्रोमोसोम है वो किसमें होगा, क्रोमोसोम या जीन दोनों, चाहे वो क्रोमोसोम हो या चाहे वो जीन हो, वो दोनों क्या होगा, पेयर्स में प्रेजेंट होगा। बात समझे, डायप्लॉइड सेल की तरह, पेयर्स इन द सोमेटिक और डायप्लॉइड सेल। ये 6 है। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे 7वें नंबर पे। चलिए नंबर 7 पे आते हैं। क्या कह रहा है, क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस का 7वां पॉइंट देखिए जरा। चलिए नंबर 7 में पॉइंट कहता है, इसका कहना है 7वें नंबर पॉइंट जो है, यहां तक का सारा कहानी आपको जो है क्लियर होनी चाहिए। कहा जा रहा है कि गैमेट कंटेन only one chromosome, gamete contain only one chromosome, gamete contain only one chromosome of a type and only one of two allele। किसी भी गैमेट में, चाहे वो मेल गैमेट है या चाहे वो फीमेल गैमेट है, चाहे मेल गैमेट है या चाहे फीमेल गैमेट है, क्या होगा कि वो हमेशा क्या करता है कि एक ही क्रोमोसोम, एक ही जो कैरेक्टर वाला क्रोमोसोम है उसको ये क्या करेगा, कंटेन करने का काम करेगा। यहाँ इन द सेंस ये आप समझिए कि अगर मान लेते हैं कि मेल गैमेट है, ठीक है, अगर क्या है मेल गैमेट, तो वो कैसा क्रोमोसोम कंटेन करता होगा, XY वाला। अगर वो फीमेल गैमेट है तो XX वाला। बात समझ गए ना। तो यही यहां पर क्या है कहा जा रहा है, द पेयर्ड कंडीशन ऑफ बोथ क्रोमोसोम एज वेल एज जीन इज रिस्टोर्ड ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। नंबर 8 कह रहा है क्रोमोसोम एंड जीन restored during fertilization। बात समझ में आई क्या है, क्या कहा जा रहा है, कहा यह जा रहा है कि क्रोमोसोम जो है एंड जीन रिस्टोर्ड ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। अभी क्या हुआ था, जो जब गैमेट बनता है तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होगा, आधा होगा, अरे बोलो हाफ होगा। नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो गया गैमेट में। अब मेल गैमेट का आधा और फीमेल गैमेट का आधा, 50-50। अब जब क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, फ्यूजन पर कंप्लीटली एंड परमानेंट फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट होगा, तो वो दोनों क्या होगा, आपस में आकर के मिलेगा। और जब वो दोनों आकर के मिल गया तब मिलने के बाद क्या करेगा, रिस्टोर्ड हो जाएगा, यानी कि पहले जितना था उतने नंबर पे पहुंच गया। बात समझ गए, यही कहा जा रहा है, पेयर्ड कंडीशन ऑफ बोथ क्रोमोसोम एज वेल एज जीन इज रिस्टोर्ड ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। बात समझ गए। अब देखिए, जेनेटिक होमोगैमिटी एंड हेटेरोगैमिटी डोमिनेंस रिसेसिवनेस कैन बी सजेस्टेड बाय क्रोमोसोमल टाइप एंड बिहेवियर। नंबर 9 कहा जा रहा है, यहां पर आप समझेंगे जरा कुछ, केवल जो है इतना लंबा लंबा लैंग्वेज है, टोटल चीज जितना भी ये कहानी कहा जा रहा है ना, ये सारा का सारा हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन से जानते आ रहे हैं, कुछ नया चीज नहीं कहा गया है, केवल पता नहीं था लोगों को, रिसेंटली ये चीज जो है लोगों के बात को, मतलब इसको एक अरेंज करके लोगों के सामने रखा गया है, इसलिए इसको मॉडर्न जेनेटिक्स में पढ़ गए। बात समझ गए ना। चलिए देखिए जरा क्या क्या कहा जा रहा है, होमोगैमिटी, गैमिटी, हेटेरोगैमिटी, डोमिनेंस एंड रिसेसिवनेस। ये चारों जो भी कैरेक्टर आपको दिख रहा है, चाहे वो होमोगैमिटी हो, चाहे हेटेरोगैमिटी हो, चाहे डोमिनेंस हो, चाहे रिसेसिवनेस हो,
ये सारा का सारा क्या होगा कि सब इस क्रोमोसोम के टाइप और उसके बिहेवियर पे डिपेंड करेगा। बात समझे कैसे? देखे थे कि एक हाइट है प्लांट का जो टॉल है और ड्वार्फ है। तो टॉल क्यों है? क्योंकि उसके जीन में टॉलनेस वाला कैरेक्टर है, यही ना है, उसका बिहेवियर टॉलनेस वाला है तो वो टॉल है। और किसी प्लांट का अगर जो बिहेवियर है वो ड्वार्फनेस वाला है तो वो कैरेक्टर क्या है? ड्वार्फ है। बात समझ गए? तो बात को समझे तो यही बात कहा जा रहा है यहां पर। अगला देखिए जरा, होमोलोगस क्रोमोसोम साइनेप्स ड्यूरिंग मियोसिस, नंबर 10 में, नंबर 10वां आपका क्या कह रहा है? 10वां नंबर आपका कह रहा है कि होमोलोगस क्रोमोसोम साइनेप्स, क्रोमोसोम साइनेप्स ड्यूरिंग मियोसिस। मियोसिस के समय ये क्या होगा? साइनेप्स कर जाएगा, मिल जाएगा। होमोलोगस जो होगा एक जैसा जो होगा, समझ गया? इन मेनी ऑर्गेनिज्म सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल इज डिटरमाइंड बाय ए स्पेसिफिक क्रोमोसोम कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम। आप जान ही रहे दो तरह का क्रोमोसोम सभी ऑर्गेनिज्म में, एक ऑटोसोम और दूसरा सेक्स क्रोमोसोम। तो जो सेक्स डिटर्मिनेशन का कार्य कर रहा है, फंक्शन जिसका है सेक्स डिटर्मिनेशन का, उसको हम लोग कह देते हैं सेक्स क्रोमोसोम। बात समझ गए? यानी कि ये हो गया आपका नंबर 11, पॉइंट नंबर 11। यही सारा कहानी है किसमें? क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस में। एक बार आप फिर से जो है तुरंत तरीके आप देखेंगे क्या कहा है क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस। कुछ भी नया नहीं है, केवल इसको ध्यान से आपको समझना क्या है कि सबसे पहला गैमेट कॉन्स्टिट्यूट ब्रिज बिटवीन जनरेशन टू जनरेशन। गैमेट ही है जो क्या करेगा? कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ले जाएगा, इसलिए माना गया कि वो ब्रिज है। ठीक है, चलिए अगला, बोथ स्पर्म एंड ओवम कंट्रीब्यूट इक्वली इन हेरिडिटी। मेल स्पर्म और फीमेल गैमेट, सॉरी मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवम दोनों क्या करता है? इक्वली जो है वो कंट्रीब्यूट करेगा नेक्स्ट जनरेशन में, जो उसका कैरेक्टर देखने के लिए मिलेगा। क्या इसके बाद क्या कह रहा है? स्पर्म प्रोवाइड न्यूक्लियर पार्ट। स्पर्म का केवल न्यूक्लियर पार्ट जाता है, कि हम लोग जान ही रहे, क्योंकि ऊपर का जो स्पर्म का एक्रोसोम वाला स्ट्रक्चर, अगर मान ले तो ये स्पर्म है तो इसका जो ये वाला स्ट्रक्चर है एक्रोसोम, ये तो टूट ही जाना है। ठीक है, ये टूटेगा यहां से ऊपर वाला लेयर, तभी ना यहाँ जो न्यूक्लियस है वो यहां से बाहर निकलेगा। क्या? और नीचे से ये जो टेल वाला रीजन है ये तो ओवम में इंटर करने के साथ ही टूट जाता है। तो इसलिए कहा गया कि केवल न्यूक्लियर पार्ट। फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम न्यूक्लियाई, ये बात क्या है? कि ये बात है कि फ्यूजन केवल और केवल स्पर्म के न्यूक्लियस का और ओवम के न्यूक्लियस का ही होता है। बाकी जो पोर्शन है उस स्पर्म का या फिर उस ओवम का, उसका कुछ काम नहीं है। बात समझ गए? चलिए आगे बढ़िए जरा। क्रोमोसोम कंटेन हेरिडिटरी कैरेक्टर। क्रोमोसोम क्या करता है? क्रोमोसोम ही कैरेक्टर को कंट्रोल कर कंटेन करके रखेगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डीएनए, और डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, यानी कि अगर जेनेटिक मटेरियल जहां होगा वहीं पर कैरेक्टर्स आपको क्या होगा? देखने के लिए मिलेगा। बोलो, क्या तो कोई दिक्कत, समस्या, प्रॉब्लम, तकलीफ? आगे बढ़ते हैं आगे। एवरी क्रोमोसोम हैव ए डेफिनेट रोल इन हेरिडिटरी, यानी कि सबका अपना रोल है। जितना क्रोमोसोम 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन आवर बॉडी, ऑल क्रोमोसोम कंटेन अ स्पेसिफिक रोल इन हेरिडिटरी। बात समझ गए? यानी कि अगर एक भी क्रोमोसोम गया या कुछ इधर उधर हो गया उसके साथ, तो क्या होगा? कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल डिफिशियंसी जो है आने वाले जनरेशन में आपको देखने के लिए मिल सकता है। क्रोमोसोम रिटेन देयर नंबर, स्ट्रक्चर एंड इंडिविजुअलिटी। जितना भी क्रोमोसोम है वो सब, ऐसा नहीं कि इस जनरेशन में 18 नंबर जो है 18 नंबर का 18th पेयर ऑफ क्रोमोसोम वो अलग फंक्शन कर रहा है और अगले जनरेशन में गया तो अलग फंक्शन करने लगेगा। बिल्कुल नहीं, ऐसा भी नहीं होगा कि इस जनरेशन में उसका क्या जो स्ट्रक्चर है वो कुछ और है, अगले जनरेशन में उसका कैरेक्टर कुछ और होगा, ये भी नहीं होगा। यानी कि वो अपना हर कुछ को मेंटेन रखता है, चाहे उसको जनरेशन बदलना पड़ जाए या चाहे वो एक ही ऑर्गेनिज्म में थ्रू आउट लाइफ स्पेन है। मान लीजिए अगर मेरा जो क्रोमोसोम है 10th नंबर का, मेरे पूरे लाइफ स्पेन में भी सेम रहेगा,
वो अपना कैरेक्टर नहीं बदलेगा, एक बात। और दूसरा बात, मेरा जो अगला जनरेशन होगा उसमें अगर उस क्रोमोसोम का ट्रांसफर हुआ है तो वहां भी वो अपना कैरेक्टर क्या होगा, नहीं बदलेगा। बात समझ गए? चलिए अगला ये हो गया। अगला कह रहा है कि गैमेट कंटेन ओनली वन क्रोमोसोम ऑफ अ टाइप। ये तो कोई नया बात नहीं है, सब आधा हो ही जाता है। जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो क्या है, 23 पेयर अगर है तो गैमेट बनते समय कितना क्रोमोसोम जाएगा, हाफ जाएगा ना, 23 क्रोमोसोम जाएगा। क्रोमोसोम एंड जीन रिस्टोर ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, जो यहां डिक्रीज किया नंबर ऑफ क्रोमोसोम और जीन ये क्या होगा, रिस्टोर्ड हो जाएगा कब, तो ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन और फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। आप समझे? चलिए इसके बाद आ जाता है क्या, होमोगैमेटी, हेटेरोगैमेटी, डोमिनेंस एंड रिसेसिवनेस इज ड्यू टू बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम और कैरेक्टर ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के कैरेक्टर या बिहेवियर के कारण ही क्या होता है कि ये जो है यहां पर क्रोमोसोम के कैरेक्टर और बिहेवियर के कारण ही ये सारा कंडीशन आपको देखने के लिए मिलता है। इसके बाद क्या कह रहा है, होमोलोगस क्रोमोसोम साइनेप्स ड्यूरिंग मियोसिस, मियोसिस के समय वो साइनेप्सिंग वाला कंडीशन में आ जाता है। और 11वां नंबर पॉइंट क्या कहता है, इसका कहना है कि हर ऑर्गेनिज्म में एक क्रोमोसोम होगा जो सेक्स डिटर्मिनेशन का काम करेगा, और वो जो सेक्स डिटर्मिनेशन वाला कंडीशन होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, जो सेक्स डिटर्मिनेशन वाला कंडीशन होगा उसको हम लोग क्या देंगे, सेक्स क्रोमोसोम। बताइए यहां तक कहीं तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नहीं है? बढ़े आगे, चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे पैरेललिज्म बिटवीन जीन्स एंड क्रोमोसोम। जीन और क्रोमोसोम में कुछ पैरेलल कैरेक्टर्स आपको देखने के लिए मिलता है। चलिए शुरू करते हैं कि क्या सब वो कैरेक्टर है जो जीन और क्रोमोसोम में पैरेलल है, यानी कि समान है, एक जैसा है। चलिए आगे हम लोग शुरू कर रहे हैं पैरेललिज्म बिटवीन जीन एंड क्रोमोसोम, यानी जीन जो है हमारा और जो हमारा क्रोमोसोम है उसमें क्या क्या समानता हम लोगों को देखने के लिए मिलती है। तो देखिए जरा शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो होगा ये कि बोथ जीन एंड क्रोमोसोम आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन विदाउट एनी चेंज। ध्यान देंगे, ये तो हम लोग विदाउट एनी चेंज वाला बात कह ही रहा है कौन, क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो यहां क्या होगा, हम लोग सबसे पहला नंबर में देखेंगे बोथ आर ट्रांसफर्ड, बोथ आर ट्रांसफर्ड जनरेशन टू जनरेशन, जेनेरेशन टू जेनेरेशन, जनरेशन टू जनरेशन ये क्या होगा, ट्रांसफर होते रहेगा विदाउट एनी चेंज। ये भी लिख देते हैं विदाउट एनी चेंज। कोई भी चेंज आपको देखने के लिए यहां नहीं मिलता है। अगर किसी तरह का चेंज हो गया तो वो क्रोमोसोम या जीन का कैरेक्टर नहीं माना जाएगा। आप समझ गए? अगर किसी भी तरह का कोई भी चेंज हो रहा है, चाहे वो स्ट्रक्चरल हो, चाहे नंबर में हो, या चाहे फिर उसका फंक्शन हो, कुछ भी अगर बदल गया तो वो क्या होगा, क्रोमोसोम या जीन का कैरेक्टर नहीं माना जाएगा। ये पीछे से हम लोग जान रहे हैं। चलिए अगला क्या है, इन डिप्लॉइड सेल क्रोमोसोम अकर इन होमोलोगस पेयर एंड जीन आल्सो अकर इन एलिलिक पेयर। ठीक है, यहां देखिए नंबर 2 आपका क्या कह रहा है, इसका कहना है कि क्रोमोसोम अकर इन diploid cell, in diploid cell chromosome occurs in homologous pair, occurs in homologous pair। होमोलोगस पता है ना, होमोलोगस हेटेरोलोगस बता दिया गया आपको। होमोलोगस पेयर एंड जीन प्रेजेंट इन एलिलिक पेयर, क्योंकि जीन का तो एलील ही ना होगा। पीछे देखे हो ना, जीन का एलील होता है। जैसे हाइट था एक जीन, उसका 2 अलग अलग एलील, एक टॉल और एक ड्वार्फ, एंड जीन प्रेजेंट इन एलिलिक पेयर। बात समझ में आई?
क्या कहा गया? इन डायप्लॉइड सेल क्रोमोसोम अकर्स इन होमोलोगस पेयर एंड जीन प्रेजेंट इन एलिलिक पेयर। जीन किसमें प्रेजेंट होगा? एलिलिक पेयर में प्रेजेंट होता है। बात समझ गया? चलिए अब एक और बात इसमें आप समझेंगे, ये इसमें कि जो एलिलिक पेयर है या जो ये होमोलोगस पेयर है, इसमें से होगा क्या कि एक जो है ना पेयर में जो है, उस पेयर में एक पैटर्नल होगा और एक मैटरनल होगा, यानी कि एक मदर से और एक जो है वो फादर से, तब जाकर के वो क्या होगा? पेयर बनेगा। बात समझ गए? ये याद रहेगा या लिख दे? लिखा हुआ ही है। चलिए आगे बढ़िए जरा। प्रायर टू सेल डिवीजन बोथ गेट रेप्लिकेट। ठीक है, प्रायर टू सेल डिवीजन मतलब क्या? बोलो, मतलब क्या हुआ? प्रायर टू सेल डिवीजन बोथ रेप्लिकेट। जब सेल डिवीजन होगा उससे पहले ही दोनों क्या होगा? रेप्लिकेशन हो जाएगा दोनों का। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 16, 32, 64 जितना है उसका डबल जो है वो वहां पर आपको देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, फ्यूजन ऑफ टू हैप्लॉइड गैमेट नंबर 4 में, सॉरी नंबर चौथा जो है हम लोग बात करेंगे। तो 4 नंबर कहानी ये है कि बोथ सेग्रीगेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। क्या बता? हम लोग को पता ही है कि बोथ सेग्रीगेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। नहीं पता है? अरे बोलो, बोथ सेग्रीगेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट फॉर्मेशन के समय क्या होगा? गैमेट फॉर्मेशन के समय जो जीन है और जो क्रोमोसोम है दोनों क्या होता है? सेग्रीगेट हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाला लॉ यहां ध्यान दीजिए जरा कि अगर यहां 46 क्रोमोसोम है तो क्या होगा कि ये जो है 23 में नहीं बट जाएगा। अरे बोलो, तो ये जो बट रहा है इसी को तो सेग्रीगेशन कहा जा रहा है। बात समझ गए? ये क्या हुआ? सेग्रीगेट कर गया कब? तो गैमेट फॉर्मेशन के समय, चाहे वो आपका क्रोमोसोम हो या चाहे वो आपका जीन हो, ये दोनों क्या होगा? सेग्रीगेट कर जाता है। फ्यूजन ऑफ टू हैप्लॉइड गैमेट रिस्टोर्ड द डिप्लॉइड क्रोमोसोम एंड जीन। क्या ध्यान देंगे? नंबर 5 में क्या कहा जा रहा है? फ्यूजन ऑफ टू हैप्लॉइड गैमेट रिस्टोर द डिप्लॉइड क्रोमोसोम। डिप्लॉइड क्रोमोसोम। बात समझ में आई क्या कहे? अरे बात समझे क्या कहा गया? फ्यूजन ऑफ टू हैप्लॉइड गैमेट रिस्टोर द डिप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर एंड एलिलिक पेयर्स इन ऑफस्प्रिंग। मतलब क्या? यहां ध्यान दीजिए, यही कहा गया। अगर मान लेते हैं, यहां लिखते हैं और फिर इसको मिटा देंगे। यहां ये मान लेते क्या है? मेल है और ये क्या है? फीमेल। तो मेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम और फीमेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या 46 है ना? अरे बोलो, है? तो क्या होगा कि यहां जो 46 क्रोमोसोम है ये क्या होगा? 22 प्लस एक्स और 22 प्लस वाई, यही ना है। और यहां अगर देखेंगे तो 22 प्लस एक्स और 22 प्लस एक्स, यही है। अब जब फ्यूजन होगा तो क्या होगा? आधा ही ना आएगा यहां से, ये आधा और ये आधा। मान लेते हैं अगर ये दोनों आया तो 44 प्लस एक्स एक्स आया ना, 44 प्लस एक्स एक्स। यहां ध्यान देंगे क्या कहा गया है? यहां जो है इस दोनों पॉइंट को कवर किया जा रहा है। बोथ सेग्रीगेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, सेग्रीगेट हो गया, क्रोमोसोम था यहां 46, ये 46 क्या हुआ? 23 सेग्रीगेट हुआ। ठीक है, अरे समझे? अब अगला, फ्यूजन ऑफ टू हैप्लॉइड गैमेट रिस्टोर द डिप्लॉइड क्रोमोसोम। ये हैप्लॉइड हुआ, ये भी हैप्लॉइड है,
नहीं है। और अब ये दोनों का फ्यूजन हुआ तो डैप्लॉइड बना, रिजल्ट डैप्लॉइड आ रहा है। तो बस यही बात यहां कहा जा रहा है। समझ में पहले नहीं आ रही थी बात, दिमाग लगाने का जरूरत होता है इस सब में थोड़ा सा। ठीक है, अगला नंबर अगला नंबर 6 में क्या कहता है? बोथ क्रोमोसोम एंड एलील फॉलो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। कौन सा नया बात का? कोई नया बात नहीं। बोथ फॉलो, अभी तुरंत देखे, फॉलो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, बोथ फॉलो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। दोनों क्या कर रहा है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को फॉलो कर रहा है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है? ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन क्रोमोसोम एंड जीन आर सेपरेटेड एंड आफ्टर द फर्टिलाइजेशन दे रिस्टोर्ड इन जाइगोट, ठीक होगा, एंड देन आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ गैमेट दे सेपरेट। मतलब क्या? गैमेट बनते समय अलग हो रहा है, जाइगोट बना तो रिस्टोर्ड हो गया, अपने जगह पे आ गया, देता नंबर था। बात समझ गए? यही कहा जा रहा है। अगला नंबर में क्या रहा है? नंबर 7 नंबर में इसका कहना क्या है कि बोथ जीन्स एंड क्रोमोसोम शो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये क्या दिखाता है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, असॉर्टमेंट। बात समझे क्या कहा गया? यहां क्या कहा गया है कि सो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को ये दिखाता है। ये दोनों जो पॉइंट है आपका, पैरेललिज्म बिटवीन जीन एंड क्रोमोसोम एंड क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस, ये बोर्ड के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आपसे नंबर्स ऑफ क्वेश्चन, मतलब जब 5 नंबर्स का क्वेश्चन जब आता है तो यही सारा चीज पूछा जाता है लैंग्वेज वाला, कि आप बहुत सारा कॉपी भर भर के वहां लिखने का कोशिश करिए। ठीक है, 100 to 150 वर्ड्स में जब लिखने के लिए कहा जाएगा तो कम से कम इतना सारा चीज वहां पर लिखा हुआ उसको मिलता है, तब आपको नंबर मिलता है। ठीक है, ऐसे आप कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा क्या किया जाए, फिगर पे फोकस किया जाए, क्योंकि इतना लिखोगे तब 5 नंबर मिलेगा कि नहीं इसका भी कोई ठिकाना है नहीं। तो इसलिए फिगर पे फोकस करिए, ताकि गलत फलत भी थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाएगा तो नंबर जो है कम से कम 4 नंबर तो मिल ही जाएगा। ठीक है, और यहाँ में अगर एक भी लाइन छूट रहा है इस तरह सबके कंडीशन में तो वो काट फाट करके जो है 0 नंबर दे देगा, नील बटे सन्नाटा, घूमते रहिए आप भी। ठीक है, चलिए आगे यही कहानी है पैरेललिज्म बिटवीन जीन एंड क्रोमोसोम। आगे अब हम लोग शुरू करेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉर्गन इन जेनेटिक्स। कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉर्गन इन जेनेटिक्स बड़ा इंटरेस्टिंग वैज्ञानिक तो साइंटिस्ट थे, जिसके द्वारा जो है जो एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स है उसका जो नींव रखा गया वो इसी के द्वारा। एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स मॉर्गन का जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल इसमें रहा है। तो शुरू करते हैं हम लोग जरा कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉर्गन इन जेनेटिक्स। चलिए, कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉर्गन इन जेनेटिक्स। मॉर्गन का जेनेटिक्स में क्या रोल रहा इसको जरा देखिए। अमेरिकी साइंटिस्ट थे मॉर्गन, टीएच मॉर्गन, पूरा नाम था टीएच मॉर्गन। अमेरिकी साइंटिस्ट थे, अमेरिकी साइंटिस्ट एंड नोबेल प्राइज विनर, नोबेल प्राइज विनर। जेनेटिक्स के ही फील्ड में इसको जो है नोबेल प्राइज भी मिला था। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट जो फंक्शन काम है इसका रहा होगा। नोबेल प्राइज तो इसे दिया नहीं जाता है, तो कुछ इंपॉर्टेंट काम था, तो जरा देखते हैं क्या क्या काम था। इसको सबसे पहले आप ये समझेंगे, सबसे पहले अमेरिकी साइंटिस्ट थे और नोबेल प्राइज विनर भी रहे, और इसके साथ में आपको यह भी समझना है कि फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के भी नाम से जाना जाता है। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। शुरुआत में ही हम आपको कहे थे कि मेंडल को, सॉरी मेंडल कह रहे हैं, मॉर्गन को जो है
एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स का फादर कहा जाता है। अब इस तरह से पूरे जेनेटिक्स का 3 हिस्सा अगर देखोगे, तीनों हिस्सा में फादर बदल चुका है। क्या सब? जो जेनेटिक्स है उसका फादर मेंडल को कहा गया, जो एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स है उसका मॉर्गन को कहा गया, और जो मॉडर्न जेनेटिक्स था उसका डब्ल्यू बैटेसन को कहा गया है। बात समझ गए? ये तीनों आपको याद रखना है, कंडीशन बदलेगा, ध्यान देंगे। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स फॉर हिज वर्क ऑन एंड जेनेटिक्स, फॉर हिज वर्क कहां पर ये काम किए थे, इसको जरा देखेंगे। सबसे पहला काम था इनका लिंकेज पे। सबसे पहला काम क्या था? लिंकेज पे। इसके बाद जो है दूसरा इसका काम था क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। दूसरा जो इसका काम था वो कहा था क्रॉसिंग ओवर पर। तीसरा था इनका काम सेक्स लिंकेज पर, सेक्स लिंकेज। चौथा जो इसका फंक्शन था, वर्क था, एक्सपेरिमेंट, वो रहा क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। पांचवा जो इसका रहा वो रहा किस पर? लिंकेज मैप पर। छठा जो इनका एक्सपेरिमेंट रहा वो रहा किस चीज पर? तो म्यूटेबिलिटी ऑफ जीन, यानी कि जीन म्यूटेशन पर, म्यूटेबिलिटी ऑफ अ जीन, ठीक है, म्यूटेबिलिटी ऑफ अ जीन। यही सारा एक्सपेरिमेंट इनका रहा अलग अलग फील्ड में। चलिए देखिए जरा, ही इज कॉल्ड फ्लामेन ऑफ जेनेटिक्स। फ्लामेन ऑफ जेनेटिक्स के भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि फ्रूट फ्लाई पे ये सारा एक्सपेरिमेंट कहां किया गया था? फ्रूट फ्लाई पे, जो है ड्रोसोफिला मेलागोनेस्टर का चर्चा हम लोग कर चुके हैं पीछे, ठीक है। जेनेटिक्स का मैक्सिमम जो इंसेक्ट पर जो डिस्कवरी हुआ है वो क्या, कौन सा? ड्रोसोफिला मेलागोनेस्टर। उसका कहानी क्या है? पायसम सेटावम वाला सारा कैरेक्टर इसमें था। सारा कैरेक्टर कहने का मतलब कि यहाँ क्या होता था कि इसको आफ्टर केयर का जरूरत नहीं था। यहाँ पर जो है ये इसका लाइफ स्पेन छोटा था, रख रखाव आसान था, ठीक है। ये सारा जो कैरेक्टर जिस ऑर्गेनिज्म में होता है ना, हमेशा उसी को चुना जाता है। किस चीज के लिए? एक्सपेरिमेंट के लिए। अब पता चले कि ऐसा एक्सपेरिमेंटल मटेरियल चुन लिए कि जिसको जो है रखना ही काफी मुश्किल है, तो वहां एक्सपेरिमेंट बाद में देखा जाएगा, पहले उसका बचाव सबसे बड़ा मुद्दा हो जाता है। तो इस सब कारण से वैसे चीजों को हम लोग एक्सपेरिमेंटल मटेरियल के फॉर्म में चुनते हैं जिसका रखरखाव आसान हो, लाइफ स्पेन छोटा हो, आसानी से मिल जाए, और कुछ ज्यादा वहां पर आपको प्रॉब्लम झेलने के लिए नहीं मिले। बात समझ गए? चलिए आगे बढ़िए। It was largely due to his book, इसके बुक के कारण भी इसको जो है क्या किया गया, जाना गया। The theory of gene that genetics was accepted as a distinct branch of biology, एक डिस्टिंक्ट ब्रांच के फॉर्म में इसको क्या किया गया, आगे बायोलॉजी में दिया गया। बात समझ गए? चलिए आगे हम लोग जरा शुरू करेंगे अब ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर। ये कहानी है क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस। इसके बाद हम लोग देख लिए जरा पैरेललिज्म बिटवीन जीन एंड क्रोमोसोम। इसके बाद हम लोग देख लिए कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉर्गन इन जेनेटिक्स। पूरा नाम टीएच मॉर्गन का 1933 में जो इसको नोबेल प्राइज भी दिया गया। क्यों दिया गया? तो इन्हीं सारे एक्सपेरिमेंट के कारण इनको दिया गया। एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स का फादर कहा जाता है। फ्लाईमैन ऑफ जेनेटिक्स के भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि ड्रोसोफिला मेलागोनेस्टर या फ्रूट फ्लाई पर अपना सबसे पहला एक्सपेरिमेंट या सारा एक्सपेरिमेंट वही किए थे, इस कारण से फ्लाईमैन के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे हम लोग ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर पे चर्चा करेंगे। ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर जो है इसको हम लोग ब्रॉडली दो कैटेगरी में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। सबसे पहला है आपका क्रोमोसोमल डिसऑर्डर और दूसरा आपका मेंडेलियन डिसऑर्डर। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्या है और मेंडेलियन डिसऑर्डर क्या है, इसको जरा समझेंगे। तो जो क्रोमोसोम से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगा उसको हम लोग क्या नाम देंगे, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। और जीन रिलेटेड जो प्रॉब्लम होता है, जेनेटिक जीन रिलेटेड प्रॉब्लम, उसको हम लोग नाम देते हैं क्या, मेंडेलियन डिसऑर्डर। हम लोग ये जानते हैं कि जो हमारा क्रोमोसोम है, हम लोगों के बॉडी में 2 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम जो है वो क्या है, प्रेजेंट है। क्या सब? तो पहला जो है वो है ऑटोसोम और दूसरा जो है ये क्या है,
एलोसोम या सेक्स क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम। तो अब देखिए जरा कि ये दो तरह का क्रोमोसोम है, ऑटोसोम और सेक्स क्रोमोसोम। तो कभी जो है कुछ डिजीज इससे रिलेटेड हो सकता है, ऑटोसोम से रिलेटेड, और कुछ डिजीज हम लोगों को जो है मिल सकता है सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड डिजीज हम लोगों को देखने के लिए मिल सकता है। ऑटोसोम से जो रिलेटेड डिजीज है वो क्या होगा, और सेक्स क्रोमोसोम से जो रिलेटेड डिजीज है ये क्या होगा, इसके बारे में हम लोग जरा देखते हैं। तो जो ऑटोसोम से रिलेटेड यानी कि जो हमारा ऑटोसोम है, जो सेक्स यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, इस तरह के क्रोमोसोम से जो रिलेटेड डिजीज होगा उसको हम लोग ऑटोसोम डिसऑर्डर कहेंगे, ऑटोसोमल डिसऑर्डर कहेंगे। और यहां पर जो है सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड जो होगा उसको हम लोग सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के नाम से जानेंगे। तो देख लेते जरा ऑटोसोमल डिसऑर्डर में हम लोगों को पढ़ना क्या क्या सब चीज है। तो ऑटोसोमल डिसऑर्डर में सबसे पहले जो हम लोगों को पढ़ना है वो है हमारा डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम। दूसरा जो है ये पढ़ना है एडवार्ड सिंड्रोम, एडवार्ड सिंड्रोम। इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है पेटाउ सिंड्रोम, पेटाउ सिंड्रोम। इसके बाद हम लोगों को फिर पढ़ना है क्राई-डू-चैट सिंड्रोम, क्राई-डू-चैट सिंड्रोम। 2 नंबर में, 3 नंबर और 4 नंबर में पढ़ना है क्राई-डू-चैट सिंड्रोम। और 5वें नंबर में हम लोग को पढ़ना है माइलोजीनस, माइलियोजीनस, माइलियोजीनस ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया। इतना सारा डिजीज हम लोगों को पढ़ना है किससे, ऑटोसोमल डिसऑर्डर से। ऑटोसोमल रिलेटेड डिसऑर्डर ये जो है हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड अगर डिसऑर्डर का बात करें तो यहां मेनली हम लोग को पढ़ना है टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। नंबर 2 में पढ़ना है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ठीक। नंबर 3 में हम लोगों को जो है पढ़ना है सुपर फीमेल, और 4थे में पढ़ना है सुपर मेल। नंबर 3 में पढ़ना है सुपर फीमेल, सुपर फीमेल। और नंबर 4 में हम लोगों को पढ़ना है सुपर मेल। तो ये सारा डिजीज है जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में पढ़ना है। ऑटो मेंडेलियन डिसऑर्डर को हम लोग आगे चर्चा करेंगे, पहले इसको खत्म करेंगे। चलिए आज का कहानी हम लोग यही खत्म करेंगे, बाकी का बात आगे के लेक्चर में किया जाएगा। तब तक आप सारे लेक्चर्स को, इस लेक्चर्स को पूरा देखेंगे। बाकी अगले लेक्चर में जब हम लोग शुरू करेंगे तो यहां से ऑटोसोमल डिसऑर्डर यानी कि डाउन सिंड्रोम से हम लोग जो है टॉपिक्स का शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।